नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, हमने पढ़ाया कूलॉम नियम, जो था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। फिर हमने आगे बताया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, विमा। लास्ट में पढ़ाया था कूलॉम नियम की सीमा, कूलॉम नियम की सीमा। ठीक है ना, यहां तक हम करा चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं इसके आगे के शेष टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा आज का वैद्युत क्षेत्र। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, परिभाषा है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण। यहां आपको थोड़ा कम दिखता होगा इतने से एरिया में। ठीक है ना, तो उसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, तब अपने नोट्स में लिखें। अगर यहां देखेंगे, नहीं देखा आपने, नहीं सुना, तो वो दिखाई देने वाला नहीं है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई +Q आवेश है। ठीक है, +Q आवेश है, यहां पर स्थित है। यहां पर अब इसका मान लो ये यहां तक अपना वैद्युत, इसका वैद्युत क्षेत्र यहां। अब जैसे ही यहां कोई दूसरा आवेश आएगा, मान लो दूसरा, ये +Q पर है, ये +Q पर है ना, तो यहां पर ये बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा कि इसके आगे इसको नहीं आने देगा, यानी इसको दूर भगाएगा, क्योंकि सेम प्रकार के हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसके इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना, और यदि माइनस का है तो क्या होगा? ये आकर्षण करेंगे। तो इतने एरिया तक ये जो है, ये जो हमारा एरिया है इसका, जहां तक ये काम कर रहा है, आकर्षण का या प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, वह क्षेत्र, ये एरिया क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, अन्य का मतलब कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र उस आवेश का क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आइए इसके आगे अब हम देखेंगे, टॉपिक है हमारा अगला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग लगाएंगे वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र को हमने पढ़ा, अब ये तीव्रता क्या होती है इसको हम देखेंगे। तो देखिए परिभाषा है, किसी क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या है परिभाषा हमारी? किसी क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जिस किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करेगा वही बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है ना, अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। उसे शब्द हटा दो, जैसे चाहो वैसे लिखो। ठीक है, आगे अब इसका डेरिवेशन है, छोटा सा सूत्र है, उससे पहले पहला पॉइंट समझेंगे हम परिभाषा के बाद कि इसे किसको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, यह एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। ठीक है, इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि है। आइए अब इसका सूत्र कैसे निकालेंगे देखते हैं। पॉइंट है, इसमें सूत्र समझेंगे। माना किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q0 बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, तब E इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो होगा E इक्वल टू F/Q। ये हमारा सूत्र है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F/Q। देखो F क्या है? बल। Q क्या है? आवेश। अगला पॉइंट समझेंगे, इसका मात्रक, बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश, उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा आवेश ना, तो बल का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अगला पॉइंट समझेंगे, इसकी विमा, किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी विमा बल की विमा M/T - आवेश की विमा बट्टे में AT होती है। इसकी कर लो कैलकुलेशन। तो देखो M सिंगल है, L भी सिंगल है। अब T ऊपर का -2 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब 1 होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, T - 3 हो जाएगा। -2 ऑलरेडी
एक और पहुंच गया तो -3 हो गया, A इनवर्स। ये फाइनली इसकी विमा होगी, m एंड t - 3 A इनवर्स, ये इसकी विमा होगी। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यही सब कुछ था जो मैंने आपको बताया। आइए अब इसके आगे देखेंगे, हम इसको साफ कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई एक आवेश है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, टॉपिक है हमारा, लगाइए। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, क्या है टॉपिक? एक कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें बताना। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। माना एक बिंदु है जिस पर +q आवेश स्थित है। इस बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर ली। ठीक है ना, ये भाषा मैंने लिख दी। नॉर्मली इसका चित्र है, चित्र ना बनाने सीधे मैंने भाषा लिख दी। ठीक है ना, और चित्र लगभग इसका ऐसा है जैसे कूलाम के नियम में कराया। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। वी नो दैट कूलाम के नियम में हमने क्या पढ़ा था? F = K Q1 Q2 बट्टे R। ठीक है ना, जो क्या था, एक कोई आवेश है, ये दूसरा आवेश है, इनके बीच की दूरी r है, तो हमको ये रिजल्ट मिला। अब यहाँ Q1 का काम कौन करेगा? कहां गया? ये दूसरा एक आवेश है, तो मैंने भाषा में बोला है धन परीक्षण आवेश है। ठीक है ना, और जिनके बीच की दूरी कितनी मान ले रहे हैं? r मान ले रहे हैं। तब F = K Q, ये वाला Q2 का काम धन परीक्षण आवेश Q0 बट्टे R। आपने पढ़ा है K = 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, इसको हम याद रख सकते हैं। तो F = कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 बट्टे R। ठीक है ना, ये हमने बल निकाल दिया। क्या हमें बल पढ़ना है? नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है। किसको पढ़ना है? तीव्रता पढ़ना है। आगे देखिए ना, तीव्रता अभी हमने पढ़ी थी, इसको E से प्रदर्शित करते हैं, F/Q0 इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो F का यह मान लगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 बट्टे R²। ये F का मान हो गया, सबके बट्टे मैंने पर यहां लगा Q0। अब इसको हम हल करेंगे, तो ये देखो, ये दो संख्याओं का पेयर है। ठीक है ना, ये संख्या के लिए, जो संख्या के लिए होती है उसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब चार संख्याओं का जो नियम होता है 1/2 मैल बट्टा 3/4, तो पहली संख्या का मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या के साथ और बीच का बीच वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है ना। ऐसा ही सेम कैलकुलेशन हमने इधर बनाया है, देखेंगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? इसके साथ, और इनका इनके साथ। तो कैलकुलेशन क्या बनेगी? E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर, इसके गुणा में आ जाएगा क्यू नॉट। क्या आ जाएगा? क्यू नॉट इसके गुणा में आ जाएगा। तो क्यू नॉट गुणा में आने के बाद इसको हम इससे कैंसिल करा देंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया हमारा। तो क्या मिला? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, क्या आएगा? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया व्यंजक किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये ऐसे भी पूछता है, और दूसरा ये देता है कि एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक है ना। एक बिंदु आवेश हमने क्या लिया था? ये लिया था, एक बिंदु आवेश। दूसरा हमने इसको फॉलो करने के लिए धन परीक्षण आवेश माना था। क्या माना था? धन परीक्षण आवेश माना था, वो था क्यू नॉट, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक होगा, हमने अभी नोट पॉइंट में से पिछले वाले टॉपिक में बताया था, बल बट्टे आवेश। तो न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और आवेश का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो ये आपका यहां तक हुआ। आइए अब हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। तो इसके आगे का आप टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। हेडिंग लगा लीजिए और समझते हैं क्या है वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले इस परिभाषा को हम चित्र से समझेंगे। किससे समझेंगे? चित्र से समझेंगे। इसका चित्र है, ये यहां ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए पर +2 आवेश स्थित है और बी पर -2 आवेश स्थित है। ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 2l है। क्या है? 2l, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव, जो 2l दूरी है इसको पहले समझो। इस दूरी को हम कहेंगे अल्प दूरी, अल्प दूरी यानी कि सूक्ष्म दूरी, बहुत कम, ठीक है। तो क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव? परिभाषा कैसे समझेंगे? जब तो कोई आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु विपरीत प्रकृति के हो, एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। क्या परिभाषा है? जैसे चाहो वैसे बोलो, बस आना चाहिए। ये क्यू आपस में कैसे होने चाहिए? इनका जो परिमाण है वो समान होना चाहिए। आवेशों की बात कर रहे हैं, ये जो दो हमने आवेश ले रखे हैं इनका परिमाण समान होना चाहिए। अलग क्या होना चाहिए? आवेश। ये विपरीत प्रकृति के होना चाहिए आवेश, इनका अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। और शर्त ये है कि इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है उसको 2l से हम दर्शाएंगे। ये सूक्ष्म होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सूक्ष्म होनी चाहिए। इसको अल्प दूरी बोलते हैं। छोटी सी दूरी को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? अल्प दूरी बोलते हैं। आइए अब इसकी परिभाषा देखेंगे किसी चित्र से। वैद्युत द्विध्रुव, द्वि का मतलब दो, ध्रुव तो आप जानते हैं। जब दो एक समान के, जब दो एक समान के, जब दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश
एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जब दो समान परमाणु, इनका परमाणु समान है परंतु विपरीत प्रकार के, इनका नेचर अपोजिट होना चाहिए, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी या सूक्ष्म दूरी या अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये जो बनके तैयार हो गया वो वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है ना, या वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब आइए इसके आगे देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण क्या होता है? ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, समझेंगे इसको। कि अभी हमने देखा था इसमें चित्र में थोड़ी गिचड़ ज्यादा हो गई, दिख नहीं रहा, नहीं तो इसी से समझा देते। देखो अभी हमने क्या किया था, यहां +q आवेश था, यहां -q आवेश था, माइनस, इनके बीच की दूरी 2l थी और 2l, ये a ये b ना कोई दिक्कत नहीं, वैसे ये बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए समझो। पहली बात तो ये है, इसे पहला पॉइंट P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किसको? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। इसका सूत्र है P = 2ql। लेकिन इसको समझने के लिए, इसकी परिभाषा बनाने के लिए इसको कैसे लिखेंगे समझो। P = 2ql तो है, इसको लिखेंगे P = 2q × 2l, वही बात आ जाएगी, है ना। अब q क्या है? कोई एक आवेश है, 2l क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो परिभाषा हमारी यहीं से आ जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगले पॉइंट में समझेंगे, ये इसकी परिभाषा होगी, ठीक है ना। यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होती होगी, बताएंगे। इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये कंप्लीट हुआ। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए
अब हम देखेंगे इसके आगे टॉपिक है हमारा, अभी हमने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव। अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ेगी। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसका सूत्र क्या होगा उसको देखेंगे। आप भी अपना कॉपी पेन लेकर के बैठो और अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार सुने देखो, समझो और नोट्स बनाना प्रारंभ करो। आपकी फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों में जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके क्रम बाय क्रम सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है ना। और यदि आपको समझ आ रहा है तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप देखते रहिए। यदि आपका कोई दोस्त है, आपको समझ आ रहा है कि बहुत अच्छा समझ हमें आ रहा है तो उसको अपने जो दोस्त है शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो स्थितियों में लेकर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं। नंबर 1 अक्षीय स्थिति, दूसरा है निरक्षीय स्थिति, ठीक है ना। अक्षीय का मतलब हो गया अक्ष पर, निरक्षीय का मतलब हो गया अक्ष को छोड़कर कहीं भी का, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे अक्षीय स्थिति। हेडिंग है हमारी पहली, पूरा नाम डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। क्या लेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव, यहां पर हमारा प्लस क्यू आवेश स्थित है, नाम दे दो ए बी। बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और इस पर माइनस क्यू आवेश ए से। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है, ठीक है ना। ये 2l है। अगर इसका मध्य बिंदु
O है तो क्या होगा, L हमारा इधर हो जाएगा क्योंकि टोटल 12 है ना, और L हमारा इधर हो जाएगा, यानी कि OA का मान कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, OB का मान कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। अब हम इन आवेशों के कारण +Q और -Q आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो देखो इसके आगे थोड़ा और बढ़ाएंगे, एक बिंदु लेंगे P, इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जितनी भी तीव्रता का व्यंजक है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो समझेंगे, एक बात बताना चाहूंगा कि +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर होती है, किससे, उस आवेश से। तो हमने मान लिया कि इधर जो तीव्रता है वो E1 है, किसके कारण, +Q आवेश के कारण। लेकिन -Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस आवेश की ओर होती है। तो -Q आवेश हमारा इधर है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान लेते हैं, दूसरी मान लेंगे इधर वो E2। क्या समझे, हमने बताया कि प्लस के कारण उसकी जो तीव्रता होती है हमेशा दूर होती है, तो ये इसकी दिशा हमने इधर ले ली। लेकिन -Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी ओर होती है, तो हमने E2 को ले लिया, ठीक है ना। अब हमें सूत्र होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। आज के वीडियो में हमने ये आपको एक बिंदु आवेश के कारण या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताया था, वो ये था। तो ये जो है दूरी है, Q आवेश की दूरी है। अब हमें दूरियों की रिक्वायरमेंट होगी, तो देखिएगा +Q आवेश कहाँ है, ये रहा +Q आवेश हमारा, ठीक है, ये हमारा +Q आवेश है। बिंदु P पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, बिंदु O से पहले मान ले रहे हैं कि ये जो बिंदु P है वो मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर है, ठीक है। द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। अगर द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, ये O बना हुआ है आपका, O है, तो L हमारी इधर बढ़ जाएगी, L हमारी उधर बढ़ जाएगी, कुल L और L मिला करके 2l हो जाएगी, जो कि ये लिखी, ठीक है ना, 2l हो जाएगी। अब ध्यान दो, मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, तो हमें अब चाहिए बिंदु B से, क्योंकि +Q जो आवेश है वो बिंदु B पर स्थित है, तो B से P की दूरी कितनी है वो समझो। यहां से कितनी है, ये r, और ये कितनी है, L। चाहिए कितनी, हमको इतनी चाहिए, यहां से यहां तक चाहिए, यहां। तो यहां से तो है r, इतनी हमको चाहिए नहीं, जो चाहिए नहीं वो L है, टोटल में से L को बता दीजिए, तो ये आ जाएगी r - L, ठीक है ना। अब A बिंदु पर +Q आवेश है, तो यहां से दूरी देखेंगे कितनी होगी, और यहीं तक देखी जाएगी P तक। ये दूरी यहां से कितनी है, r है, इधर कितनी बड़ी हुई है, L, तो r तो ये हो गई और L ये वाली, कुल हो जाएगी r + L, ठीक है। कितनी हो गई, r + L। ये आपका एक चित्र बनकर के तैयार हो गया। उस चित्र में मेन जो बात थी वो थी इन दूरियों का आंकलन करना। दूरियों को हमने आपको बता दिया कैसे निकाली, ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब इसका हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। भाषा में लिखेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर +Q व -Q आवेश स्थित है। और साथ में मान लेंगे या ऐसे करके लिखो तथा, जो कि माना तो हमने शुरू में ये सारी बातें मानी हुई, तथा इन आवेशों के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है। ठीक है, क्रमशः का मतलब हो गया आपने दो आवेश लिए हैं प्लस क्यू, जिसके कारण है E1, पहले प्लस क्यू आ रहा है तो E1 होगी क्रमशः का मतलब पहली का पहली, और दूसरा आवेश लिया है माइनस क्यू, जिसके कारण होगी E। ठीक है ना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। परिणामी शब्द क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दो आवेशों के कारण है, ठीक है ना, दो तीव्रताएं हैं E1 E2, तो अब परिणामी कितनी हमें चाहिए आएगी वो P पर हमें बता दें। ठीक है ना, परिणामी तीव्रता E हमें बता दें। तो इसके आगे अब हम देखेंगे इसका डेरिवेशन, और भाषा को हम लिख चुके हैं, और भाषा में हमने वो लिखा है जो चित्र में आपको दिख रहा है। ये भाषा जो लिखी जाती है वो चित्र की ही होती है, चित्र ही हमारी भाषा बनता है। इसमें से दो एक चीज कुछ ऊपर नीचे हो जाए, आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, बस उसमें दिख जाना चाहिए कि ये ऐसे है। थोड़ा सा इंक डालेंगे मार्कर में, इंक कम हो गई है, इसको खाना पीना देना पड़ेगा भैया, काफी समय से काम कर रहा है। क्योंकि हमें भी जरूरत होती है ऊर्जा की, ऐसे ही मार्कर को भी जरूरत है थोड़ी सी इंक की, ठीक है ना। हाँ, और हमने ये इसको इंक दे दी है। अब ये पुनः कार्य करने के लिए रेडी हो गया है। तो देखो इसके आगे चलो बाद में साफ करते हैं। देखो समझो, E1 जो तीव्रता है किसके कारण है? प्लस क्यू आवेश के कारण। E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन प्लस क्यू आवेश आ गया हमारा, ठीक है ना। नीचे R स्क्वायर होता है, अभी लिखा था E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ये दूरी है उस आवेश से, ठीक है ना। कहाँ है आवेश हमारा? ये यहां से कहां निकालनी है? P पर। इनके बीच की दूरी कितनी है? R माइनस L। ये जो R है ना, R की जगह पे हम क्या रख देंगे? R माइनस L, R माइनस L। बन गए तो बन गए। अब इसमें एक बात है मैं बड़ी प्यारी सी, वो क्या है? यहां इसमें हम दिशा भी बताएंगे, दिशा को समझिए किस दिशा में, ठीक है ना। मैंने बोला प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उससे दूर होती है। मान लीजिए ये हमारा प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी ओर नहीं होगी, इससे दूर होगी। ये चिन्ह बता रहा है बाहर जाएगा, दूर जाएगा, इससे दूर होगी। तो ये E1। अब दिशा के लिए B से P पर निकालते हैं ना, B से P की ओर, B से P की ओर।
इसी प्रकार है आपका E2 इक्वल टू 1/4πε0। देखो तीव्रता में हमेशा ध्यान रहे कि अगर आवेश Q प्लस Q है तो Q आएगा, उसका चिन्ह नहीं आता। ये माइनस Q है तो इसका परिणाम लिया जाएगा, ना कि इसका चिन्ह लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस Q नहीं Q। अब इसकी दूरी देखो भाई, कहां से, यहां से कितनी है, P तक, R प्लस N। पहले ही हमने निकाल के बता देंगे, ये आपको पता होना चाहिए, R प्लस N और वर्ग ये, क्योंकि R वर्ग होता है ना। इसकी दिशा की बात करेंगे तो किस दिशा में होगी, मैंने कहा हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की ओर होती है, तो ये इधर है, ठीक है ना। और E2 इसी आवेश के कारण है, दिशा देखो यही लगा रखी है, तो दिशा क्या हो जाएगी, P से दूसरा बिंदु क्या है, एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु A है, A की ओर। ये तो हो गई थी B से P की ओर, क्योंकि इस दिशा में था, ये इस दिशा में है, तो P से A की ओर, A की ओर। भैया नीचे का मैं साफ करूंगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं साइड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लिया होगा, चलो इसको साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चित्र मत साफ, इसकी तो जरूरत पड़ेगी, दोबारा से लिख दो। यहां माइनस प्लस Q आवेश, तो ये माइनस Q आवेश था, ठीक है। अब E1 को हमने निकाल दिया है, यानी प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, कहां देखेंगे, लिखेंगे अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1, देखिए जरा E1 माइनस P, माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है, प्लस क्यों नहीं आया, इस बात को समझेंगे। देखिएगा एक की दिशा है इधर और एक की दिशा है इधर, ठीक है ना, इसलिए हमने E1 में से E2 को घटा दिया। अब सोचने वाली बात यह भी है कि E2 माइनस E1 क्यों नहीं हुआ, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो देखो इसके लिए हमने समीकरण लिखा हुआ है 1/4πε0 Q/R - L का होल। इतना इसमें गौर करें, 1/4πε0 Q, 1/4πε0 Q, ये दोनों में E1 और E2 में कॉमन है, तो इनका जितना भी मान होगा इसका उतना ही इसका होगा, लेकिन इसमें जो भाग लग रहा है वो R - L से भाग लग रहा है और उसका भी वर्ग, और यहां जो भाग लग रहा है R + L से लग रहा है, तो यहां R में से कम होकर के L जो मान मिलेगा, अब R में L को जोड़ना है, अब जो मान मिलेगा तो ये इसकी तुलना में इसका मान कम होगा, और भाग में जिस संख्या में हम कम संख्या से भाग देते हैं तो वो संख्या हमको अधिक प्राप्त होती है। समझिएगा 10वें में भाग दे रहा हूं 2 का, और इससे पहले ये भी समझे कि जो R का मान है वो 3 है, कितना है 3 है, और L का जो मान है वो 1 ले लो 2 ले लो, जितना भी ले लो, तो समझो यहां क्या है R - L, तो R - L करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो ये 10 प्राप्त होगा, समझे होंगे, है ना। अब R + L करेंगे,
आर का मान 3 लिया था, 2 लिया था इसके लिए, तो 3 2 5 हो गया, 10/5 2 प्राप्त होगा। यानी कि जिस संख्या में हम कम संख्या से भाग देंगे वो संख्या हमको अधिक प्राप्त होगी, और जिस संख्या में हम अधिक संख्या से भाग देंगे वो संख्या भाग देने पर कम प्राप्त होगी। अब ये अधिक क्यों आ रहा? क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा और यहाँ प्लस हो रहा। ठीक है, समझ गए होंगे? देखिए E1 माइनस E2 क्यों होगा ये भी आप समझ गए, क्योंकि E1 का मान अधिक है, E2 का मान कम है। अगर E2 का मान अधिक होता तो हम E2 माइनस E1 करते। माइनस क्यों हुआ, प्लस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है। जब विपरीत दिशाएं हैं तो परिणाम निकालने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। E1 में से E2 माइनस क्यों हुआ? क्योंकि E1 का मान अधिक है, E2 का मान कम है, तो E1 में से E2 को घटा दिया गया। आइए कैलकुलेशन देखेंगे। E इक्वल टू E1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल वर्ग 1/E2 का रख रहे हैं Q अपॉन R प्लस L का होल वर्ग। दोनों में जो कॉमन है वो है 1/Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर ले लिया, कॉमन कर लिया। तो यहां से मिला 1/R माइनस L का होल वर्ग, और यहां से मिला 1/R प्लस L का होल वर्ग। इसकी करेंगे हम कैलकुलेशन। E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो R माइनस L का होल वर्ग और R प्लस L का होल वर्ग आएगा। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, जब पहले पद को हम हल करते हैं तो उसके जो हल में होता है उसका हम भाग देते हैं टोटल एलसीएम। इस वाले से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, जो ब्रैकेट बचेगा, जो संख्या बचेगी उसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, तो R प्लस L का होल वर्ग आएगा, ऐसे ही इसका इसमें भाग देंगे, प्लस वाला ब्रैकेट कैंसिल, माइनस वाला यहाँ आ जाएगा, R माइनस L का होल वर्ग। E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके होल वर्ग को खोल दीजिए, R वर्ग प्लस L वर्ग प्लस का 2R है। ठीक है ना, माइनस चिन्ह यहाँ रखा हुआ है, हमने यही रखा हुआ है, और ब्रैकेट में है तो उसको खोलेंगे, R वर्ग प्लस L वर्ग a माइनस b का होल वर्ग a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस का 2ab, तो माइनस का 2r है। नीचे कितना है? नीचे भी थोड़ा संशोधन कर लेते हैं। आप जानते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक में a प्लस b, तो ये निकल के आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब अगर इनका वर्ग कर देंगे तो टोटल का होल वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल का होल वर्ग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा R वर्ग माइनस L वर्ग का होल वर्ग। ठीक है ना, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वर्ग प्लस L वर्ग प्लस का 2RL, माइनस का चिन्ह है, अंदर ब्रैकेट में गुणा कराएंगे या ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस प्लस माइनस L वर्ग, ये माइनस का है माइनस माइनस प्लस होता है 2R है। नीचे कितना है? R वर्ग माइनस L वर्ग का होल वर्ग। अब देखिए इसमें प्लस का R वर्ग आ रहा है और माइनस का R वर्ग आ रहा है, ये आपस में कैंसिल है। प्लस का L वर्ग है, माइनस का L वर्ग है, ये आपस में कैंसिल है। ठीक है ना, इसके आगे हम देख रहे हैं, इधर कर देता हूं, इस चित्र को मैं हटा देता हूं। E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL। इस बात को ऐसे समझो, ये 2 मार्कर है, ये 2 मार्कर है, 2 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ऐसे ही RL, यहां RL कितने हैं? 2, ये RL कितने हैं? 2, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे।
4RL अपॉन R वर्ग माइनस L। अब देखिए इसको मैं कैसे व्यवस्थित कर रहा हूं। E इक्वल टू इसको लिख रहा हूं 1 अपॉन, क्योंकि पहले से भी था 4 पाई, है ना। 4 को मैं लिख रहा हूं 2 गुणा 2, ठीक है, और L इंटू Q इंटू R बट्टे कितना है R वर्ग माइनस L। समझो 2 दूनी 4 हो गया, R हमारा गुणा में आ रहा है, L गुणा में आ रहा है, Q ये आ रहा है। अब ऐसा हमने काय को लिखा है E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2QL ये। अब बचा क्या 2R बचा, नीचे कितना है R वर्ग माइनस का L वर्ग का होल वर्ग था, यहां गलती से लिखा नहीं गया है का होल वर्ग। ये किसका मान है 2QL, अभी पढ़ा था हमने पिछला टॉपिक। इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, P इक्वल टू 2QL। देन E इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R बट्टे R वर्ग माइनस L वर्ग का होल वर्ग। आइए अब इसके आगे हम समझेंगे। इधर का मैं साफ कर देता हूं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेगा, चाहो तो ले लो, ठीक है ना। इसके आगे समझेंगे हम कि ये जो हमारा समीकरण है, ले लिया होगा आपने, ठीक है ना। नहीं लिया तो पीछे ये वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा बैक करके और ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अभी हमने बताया था कि इसके बीच की दूरी 2L है, इसका मध्यबिंदु O था, यहां से हमने दूरी R ली थी इसके आगे तक, यहां P कोई बिंदु लिया था, है ना, यहां तक ऐसे। तो अब ये L में डिवाइड हुआ था यहां से, और ये R, तो R की तुलना में देखो L छोटा लग रहा है। परिभाषा में मैंने बताया था 2L पहले से छोटा है, समझो। मान लीजिए ये हमारा 2L है, अब इसका आधा होगा, आधा लगभग मान लो इतना है अगर, तो आधा कितना होगा, इतना नहीं है 2L, मैं इतने को ले रहा हूं 2L, इतना से यहां से यहां। अब ये मैंने इसको आधा कर दिया तो और छोटा हो गया ना, हुआ ना और छोटा। आगे देखो R की तुलना में अब L छोटा होगा, तो फिजिक्स की भाषा में इसको लिखेंगे यदि R की तुलना में L एक छोटी राशि है, कौन है छोटी राशि, तब R वर्ग की तुलना में L वर्ग और भी कम या छोटी राशि होगी, छोटी राशि होगी। अतः इसे छोड़ने पर या कहो L टेंड्स टू 0। इस भाषा को लिखने के बाद L का जो मान है वो लगभग 0 की ओर है। क्या है 0 की ओर है, इस तरह करेंगे। तब E इक्वल टू, ये हमारा देखो क्या है, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R बट्टे R। इसकी जगह पे क्या रख दिया 0 रख दिया। अब R वर्ग को माइनस 0 मतलब R वर्ग हो गया, इसका भी वर्ग क्या है वर्ग। तो E इक्वल टू 1 बट्टे 4 पाई P इंटू 2R बट्टे R की घात 4। एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बट्टे R क्यूब, 4 कैंसिल हो गई 3 बचेगा,
ठीक है ना, मात्रक होगा इसका न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है ना, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। अब हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ये जो व्यंजक आपका लिखना था वो अक्षीय स्थिति में था, अब हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति। तो हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं सीधा हेडिंग लगा देता हूं आपका, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो आपको पहले से पता है किसके कारण है, तो द्विध्रुव के कारण। आइए इसका चित्र बनाते हैं। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ए बी, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2l, ए से बी तक की दूरी 2l। इस पर हमारा -q आवेश स्थित है, इस पर हमारा +q आवेश स्थित है। अब देखो हम बिंदु P को कहां लेंगे। पहला हमारा हेडिंग जो था इससे पहले का जो वो था अक्षीय स्थिति में, तो मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव हमारा ऐसा है, ठीक है ना, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश स्थित है। अब अक्षीय स्थिति में ज्ञात करें तो अक्ष इसका एक घेरा, दो अक्ष, जिस किसी पे भी आप चाहो उस पे ज्ञात कर सकते हैं। हमने इधर लिया था, आगे लिया था बिंदु, ठीक है ना, तो ये तो अक्षीय हो गई। अब हमको ना तो इधर लेना है ना इधर लेना है, अक्ष पे नहीं लेना है, अक्ष को छोड़ना है, निरक्ष पे लेना है। तो निरक्ष के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसके ऊपर जाएंगे या इसके नीचे आएंगे। बिंदु P परिणामी जो निकालेंगे बिंदु P पर वो कहां लेंगे, इसको छोड़ करके या तो ऊपर लेंगे या नीचे लेंगे। तो देखो ऊपर पे लिए, यहां इसका मध्य बिंदु बोलेंगे, ये हमारा मध्य बिंदु, तो L हमारा इधर हो गया और L हमारा इधर हो गया, ठीक है ना। इस मध्य बिंदु से r मीटर ये दूरी हम ले रहे हैं, यहां से एक बिंदु P है, क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की हमें परिणामी तीव्रता बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिंदु से जहां पर आवेश स्थित है उनको मिला देंगे, ठीक है ना, ये हमने मिला दिया, ये हमने मिला दिया, ठीक है ना। अब यहां भी देखो थोड़ा सा झुकाव है तो थीटा एंगल होगा, इधर भी थीटा एंगल होगा, है, आप थीटा कोण को बता सकते हैं। अब थीटा की बात मैं क्यों कर रहा हूं, थीटा, अभी इसका मतलब बताएंगे, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। और अब ध्यान दें, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर होती है, तो ये हमारी हो गई, हम मान लेते हैं +q कारण E1 है उससे दूर, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर होती है, ये E2। अब ये दोनों की लगभग दिशा एक ही है, कैसी है, एक ही है। पहले हमारा क्या रहा था, एक दिशा ऐसे आ रही थी, एक दिशा ऐसे आ रही थी, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। यहां पे तो P था कि अपोजिशन है, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन यहां क्या है, लगभग एक, जैसे एक दिशा ये हो गई, अब ऐसी नहीं है तो इसको ऐसे ले लेंगे तो कोई बात थोड़ी है, लगभग दिशा दोनों की एक ही। तो इनका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो ये हो गई E, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। भैया क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में हम इनको मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ठीक अपोजिट तो है, लगभग एक ही है दिशा, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब देखो इसका इतना सा चित्र हम दोबारा नीचे बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो इसकी तीव्रताओं को हम
ए बी के अंक से दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से पहला घटक है हमारा ऊर्ध्वाधर, दो घटकों में विभाजित करने पर इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो E1 sin थीटा होगा और दूसरा E2 sin थीटा, क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर होता है उसमें sin थीटा ही आता है। और क्षैतिज घटक होगा वो होगा E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। जो परिणामी होगा वो होगा E बराबर E1 प्लस E2 है, तो E1 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है ना, इतना सा चित्र मैंने ये बना, समझ गए हो? आइए इसकी भाषा लिखते हैं। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q और +q आवेश स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालनी है। माना, ये मैं लिखता हूं ऐसे, माना +q व -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 प्लस के कारण E1 है, ऊपर गई है, बिल्कुल सही, वो E2 माइनस के कारण क्या है, तब हम जानते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। एक आवेश के कारण ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो E1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्या है Q, दूरी कितनी है, दूरी को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, यहां देखो कैसे निकालेंगे, ये त्रिभुज ले लो चाहे ये त्रिभुज ले लो, दोनों में से कोई सा भी एक ले लो, दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितने का बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। ठीक है ना, कर्ण क्या हो गया हमारा, इस वाले त्रिभुज में ये 1 नंबर है, इस त्रिभुज में कर्ण क्या हो गया PB या BP, ये हमारा कर्ण हो गया, क्योंकि ये थीटा है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर, या कर्ण की जगह पे लिख दो आप BP, वर्ग बराबर लंब कितना है, आधार कितना है, देखो दो भागों में बांटा था, तो ये L हमारा O से B तक L निकला, L वर्ग। अब हमें BP चाहिए, BP वर्ग नहीं चाहिए, तो वर्गमूल लेंगे, दोनों ओर का वर्गमूल, तो इस पे रूट लग जाएगा R वर्ग प्लस L। तो इधर वाली जो भुजा आ गई आपकी, वो आ गई R वर्ग प्लस L। इधर भी सेम है, R ये है L ये है, तो ये भी हमें उतनी ही प्राप्त होगी, R वर्ग प्लस L, ये भी हमको उतनी मिलेगी। ठीक है ना, तो देखो दूरी कितनी आ गई रूट में R वर्ग प्लस L वर्ग, इसका होल वर्ग है, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन मिलेगा R वर्ग प्लस L। ये समीकरण हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है ना, और इसी प्रकार हम निकालेंगे E2, इसी प्रकार E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये भी आएगा -q, आप इसका चिन्ह तो आता नहीं, R वर्ग प्लस L। ठीक है ना, ये समीकरण हमारा सेकंड हो जाएगा।
हालांकि दोनों एक जैसे समीकरण है, लेकिन प्लस क्यू आविष्कार है इसलिए हमने फर्स्ट मान लिया है, माइनस क्यू आविष्कार है इसलिए हमने सेकंड मान लिया है। अब इसके आगे देखेंगे। अब E1 व E2 को AB के लंबवत व क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर इसका लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा है, जो परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है। अतः ये निरस्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, समझेंगे इसके मतलब को कि देखो E1 का मान कितना आ रहा है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उतना ही आ रहा है E2 का 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मान लीजिए यदि इसका मान 5 है या 2 है या 10 है, उतना ही मान इसका होगा, ठीक है ना। अब इनको जब लंबवत घटकों में वियोजित किया गया है तो इसके साथ साइन थीटा का मल्टीप्लाई और हो गया, ठीक है ना। तो जितना साइन थीटा का मान यहाँ आएगा उतना ही साइन थीटा का मान यहाँ भी आएगा। तो लगभग ये क्या होंगे, लगभग नहीं, इनके मान बराबर बराबर। अब कंडीशन क्या है, निरस्त क्यों हो रहा है? निरस्त का मतलब ये है कि ये आपस में कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? देखो अगर मैं कहूं E1 का मान 2 आया है और साइन थीटा का मान 3 आया है, तो दोनों का आपस में गुणा हो रहा है 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहां भी तो 6 ही आएगा, 2 गुणा 3 6 आएगा, ठीक है ना। अब ये है ऊपर की दिशा में और ये है नीचे की दिशा में, ठीक है ना। जब इनको जोड़ेंगे तो एक दूसरे की ओर लाना पड़ेगा। अगर इसको इसकी ओर लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर इसको इसकी ओर लेके जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। तो परिणामी जो निकलेगा 6 - 6 बराबर 0 ही तो आएगा। तो ये निरस्त हो जाएंगे, यानी आपस में कट जाएंगे। यहां तक ये बात समझ में आपको आगे होगी। आइए चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो और फटाफट से हम इधर का पोर्शन साफ करने वाले हैं, उसके बाद हम आगे की कहानी लगाने वाले हैं। क्या है आगे की कहानी समझेंगे। लिखेंगे, लेकिन इसके क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा है, जो एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में। अतः ये आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। एक ही दिशा में है इसलिए क्या होगा? जुड़ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा E1 cos थीटा है और ये हमारा E2 cos थीटा है। ये दोनों एक ही दिशा में है इसलिए ये जुड़ गए। ये विपरीत दिशा में थे इसलिए घट गए, और घटने के बाद इनके मान आप बराबर थे इसलिए वो उनका जो वैल्यू है वो 0 आया। तो हमने भाषा में उसको खत्म कर दिया। अब देखिए जाएंगे। अतः तब बिंदु P पर
परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसमें गुणा किसका हो रहा? cos थीटा का प्लस E2 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वर्ग प्लस L वर्ग, किसका गुणा हो रहा है इसमें? cos थीटा। ठीक है ना। अब देखो ये सीधी सीधी बात कहूं, अगर इसको मैं मार्क करता हूं तो ये भी तो मार्कर ही होगा, एक मार्कर एक मार्कर, इन दोनों को प्लस करना है, 2 मार्कर हो जाएंगे। तो कैसे? E इक्वल टू 1/4 पाई, अगर ऐसे भी ना आप समझ रहे हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वर्ग प्लस L वर्ग कॉमन कर लो, तो यहाँ मिलेगा आपको cos थीटा प्लस cos थीटा, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, तो कितना आ जाएगा? 2 cos थीटा। यहाँ तक आ गया, कितना आ जाएगा? 2 cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस चित्र से cos थीटा का मान निकालेंगे। आप इधर से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कर रहे हैं वो कर लीजिए। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को हटाने वाला हूं और इधर हल करने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आपको cos थीटा का मान निकाल के बताऊं, ठीक है ना। इधर आ जाओ, ये आपने हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में पढ़ा है। cos थीटा बराबर जो होता है, cos थीटा बराबर cos आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है ना। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है cos थीटा। थीटा हमारा ये है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो आधार हमारा ये हो गया, कर्ण हमारा ये हो गया, आएगा L अपॉन R वर्ग प्लस L वर्ग रूप में, क्योंकि कर्ण पूछता है ना, कर्ण हमारा समझ गए। तो यहाँ सीधा मैं वैल्यू रख रहा हूँ, आपको निकाल के भी बता दी, L अपॉन रूट में R वर्ग प्लस L वर्ग। कैसे आया आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। फिर इसको हमें हटा देता हूं, ये cos थीटा का जो मान है यहां रख देंगे। कहां रख देंगे? यहां रख देंगे। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू 2 cos थीटा, cos थीटा का मान L अपॉन रूट में R वर्ग प्लस L, ठीक है। अब देखो ऊपर नजर करो, इसका इसका गुणा हो रहा है, तो ये कितना आ रहा है? 2QL, और 2QL का मान आप जानते हैं, P इक्वल टू 2QL, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? P रख देंगे। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, ध्यान दो रूट का मतलब होता है 1/2 घात, और यहां कोई घात नहीं है, इसमें एक घात होगी और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 प्लस 1/2, और मेरी कैलकुलेशन ये कहती है 1 और आधा 1.5 हो गया, 1.5 का मतलब 3/2 हो गया, R वर्ग प्लस L वर्ग की घात 3/2। जो बात हमने अच्छी वाले में लिखी थी वही बात यहाँ लिखी, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, यानी फिजिक्स की भाषा में लिखता हूं। इफ L is less than R, then L work is more less than R, so L tends to 0। L का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या कहेंगे? यदि R की तुलना में L एक छोटी राशि है
कैसी राशि है? छोटी राशि है। तो आर वर्ग की तुलना में एल वर्ग और अधिक छोटा होगा, अतः एल को छोड़ने पर और अधिक छोटा होगा मतलब अधिक छोटा है, अधिक का मतलब बड़ा नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, और अधिक छोटा होगा मतलब छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो एल को हम क्या मान रहे हैं? लगभग शून्य मान रहे हैं, तो शून्य मान रहे हैं, रखेंगे ना। आप क्या बनेगा एल को शून्य मानने पर? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। एल को शून्य माना है तो इसको r वर्ग प्लस 0, क्योंकि शून्य माना है, की घात 3/2। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो r वर्ग में 0 जोड़ेंगे भैया, आसान सवाल है या बहुत कठिन है आप समझ सकते हैं, पर मैं तब भी आपको बता रहा हूँ। r वर्ग आएगा, की घात 3/2 है, 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? ये 2 है, 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो आपको क्या मिला? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R। ठीक है, मात्रक आप जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम। क्या आया? न्यूटन प्रति कूलम। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे यहां तक। अब इसके बाद का जो टॉपिक बच रखे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और रखना पड़ेगा क्योंकि भैया आज गर्मी बहुत है। तो यहां तक जो कराया बड़ी मुश्किल से आप देख रहे होंगे, शरीर पसीना पसीना हो रहा है, ठीक है ना। मौसम आज थोड़ा सा ज्यादा गर्म है, टेम्परेचर अधिक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।